हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बात करते हैं लेक्चर नंबर 4 की। हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर चल रहा है, SN1 SN2 के बारे में रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी रिएक्शंस और लिविंग ग्रुप एबिलिटी सारे कंसेप्ट में इंक्लूड कर चुका हूं। अब बात आती है कि हमने नेचर ऑफ सबस्ट्रेट देखा, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप देखा। पहले कुछ क्वेश्चंस हम लगा लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग in decreasing order of SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। और ये पहला क्वेश्चन लिया मैंने, PHCH2Cl, PHCH, ये Cl और ये PH, PH और ये Cl। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, ये लिया मैंने I, ये I और ये I, ठीक है, और एक ले लिया मैंने ये वाला Br। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, OCl, ये Cl, ये Cl और ये Cl, और एक मैंने बोला ये वाला, ये Cl। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, I और ये वाला I। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूं। ये वाला। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी तो हमें चेक करनी है डायरेक्ट, ठीक है। और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करने में कोई प्रॉब्लम हमें होनी नहीं चाहिए। ऐसे अगर मैं बात करूं इसकी, ये लो, तो यहां देखिए मैं डायरेक्ट कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करनी है। प्लस प्लस प्लस, तो एक नंबर ये हो जाएगा, 2 नंबर ये हो जाएगा, 3 नंबर ये हो जाएगा। सोल्व। ये वाला लीस्ट रिएक्टिव, लिस्ट एलाइलिक कार्बोकेटाइन, आयोडीन और ये Br। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन तो यहां बन रहा है, तो ये एक नंबर पे जाएगा, ये एक नंबर पे जाएगा। अब इसमें और इसमें, यहां तो एल्फा अनसैचुरेशन है तो लीस्ट रिएक्टिव है। इसमें और इसमें आयोडीन और Br में से बेटर लिविंग ग्रुप कौन है? आयोडीन। ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इसमें बात करूं तो यहां पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव, ये वाला क्या हो जाएगा? लिस्ट। और ये वाला कौन सा है? बेंजाइलिक। अब ये एरोमेटिक कार्बोकेटाइन है क्या? ये सब्स्टिट्यूटेड है क्या? और ये देखो, ये यहां से यहां और ये यहां से यहां, सब्स्टिट्यूटेड एज वेल एज बेंजाइलिक। सब्स्टिट्यूटेड भी है बनेगा और बेंजाइलिक भी, सब्स्टिट्यूटेड प्लस बेंजाइलिक। तो यहां सबसे पहले तो एक नंबर पे ये आएगा, 2 नंबर पे ये आएगा, 3 नंबर पे ये आएगा, 4 पे ये आएगा, 5 पे ये आएगा। इसमें ये वाला लिस्ट एंटी एरोमेटिक, तो एलाइलिक हो गया 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। यहां एलाइलिक, एलाइलिक, एलाइलिक,
और यहां एल्काइल। अब एलाइलिक, ये इधर से इधर जाएगा तो 6 एल्फा हाइड्रोजन रखेगा, ये इधर से इधर जाएगा तो 3 एल्फा हाइड्रोजन रखेगा, ये 0 एल्फा हाइड्रोजन और ये 6 एल्फा हाइड्रोजन। इन तीनों में क्या है? रेजोनेंस। इसमें ओनली H, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो 1 नंबर पे ये आएगा, 2 पे ये आएगा, 3 पे ये आएगा, 4 पे ये आएगा। ये सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन, एलाइलिक कार्बोकेटाइन। इसमें O का प्लस R लग रहा है, इसमें NH का प्लस R लग रहा है। प्लस R ज्यादा किसका होता है? NH का। तो 1 नंबर इसको मिलेगा, 2 इसको मिलेगा, 3 इसको मिलेगा। सिंपल भाई। जीओसी जिसकी क्लियर है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जिसको देखनी आती है, वो आराम से इस क्वेश्चन को लगा देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद करते हैं बात करते हैं अपन, नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। मिटाऊं? चलो, नाउ हम बात करते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट की। नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सब कुछ आएगा इसमें भी। नेचर ऑफ सॉल्वेंट इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर SN1 और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर SN2। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करता है SN1 को और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करता है SN2 को। क्यों करता है उसका रीजन भी हम देखेंगे। पहले सॉल्वेंट का डिवाइडेशन कर देते हैं। सॉल्वेंट जो है वो 2 प्रकार का होता है, पोलर सॉल्वेंट और एक नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? जिसका डायपोल मोमेंट क्या हो? 0 हो। जैसे बेंजीन हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, ऑलमोस्ट कम ही होता है इनका। हाइड्रोकार्बन हो गया, बेंजीन हो गया, CCl4 हो गया, CH2 हो गया। दीज आर नॉन पोलर सॉल्वेंट। इनका कोई यूज नहीं है। ये ना तो केटाइन को सोलुलाइज करते हैं ना एनाइन को सोलुलाइज करते हैं, इसलिए नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वो होते हैं जिनका डायपोल मोमेंट क्या होता है? नॉन जीरो होता है। वो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं जिनका डायपोल मोमेंट क्या होता है? नॉन जीरो डायपोल मोमेंट होता है। तो यहां पे पोलर प्रोटिक 2 टाइप के होते हैं। एक होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, एक होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जिसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा PPS, और एक होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब फोन पे क्या लगी होनी चाहिए? हाइड्रोजन होनी चाहिए। फोन पे हाइड्रोजन होनी चाहिए मतलब जैसे HF हो गया, H2 हो गया, OH बॉन्ड हो गया, CH3COH हो गया, CH3COH हो गया, CH3NH2 हो गया, या फिर NH3 हो गया। दीज आर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। फोन पे हाइड्रोजन लगी होनी चाहिए। फोन का मतलब फ्लोरीन से बॉन्डेड हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन से बॉन्डेड हो, नाइट्रोजन से बॉन्डेड हो। ऐसे सॉल्वेंट को हम बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे HF लिया, ये लिया, ये लिया,
ये लिया, ये लिया, ये लिया, OH बॉन्ड है, NH बॉन्ड है, NH3 बॉन्ड है। समझ में आ गई बात? इनको हम बोलेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। इसमें बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे एक बार नोट करें तो नॉन पोलर सॉल्वेंट का तो कोई मतलब नहीं है, इसको मैं मिटा रहा हूं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पे मैं, एप्रोटिक सॉल्वेंट पे मैं बात कर रहा हूं। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जांपल है एसीटोन, ये वाला एसीटोन, DMF डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड, ठीक है, COH और ये NCH3 और ये CH3, DMSO डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, ये वाला S डबल बॉन्ड O CH3 और CH3। एक है क्राउन ईथर। क्राउन ईथर क्या होता है, जैसे ये लिया, ये वाला क्राउन ईथर है, इसका नाम है 12 क्राउन ईथर 4 रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ ऑक्सीजन, और 12 रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टोटल एटम, टोटल एटम, ठीक है। एक है इसका एग्जांपल HMPT, HMPT हेक्सा मिथाइल ट्राई फोस्फोएमाइड, हेक्सामिथाइल ट्राइफोस्फोएमाइड, ये वाली स्ट्रक्चर हो जाएगी भैया, P डबल बॉन्ड O NCH3CH3 NCH3CH3, ये NCH3 और ये CH3। दीज आर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो एक क्वेश्चन तो इसी भी बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन सा है, और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन सा है। समझ में आ गई बात? ये क्राउन ईथर, ये वाला। अब ये क्या होते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की क्या खासियत है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है भैया, जरूरी नहीं रिएक्शन से रिगार्डिंग करे, आपके डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन भी आ सकता है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन सा है, पोलर एप्रोटिक। पोलर एप्रोटिक में मैंने बोला HMPT, एसीटोन, DMF, DMSO, क्राउन ईथर। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में मैंने बोला फोन पे क्या लगी होनी चाहिए, H लगी होनी चाहिए। फोन पे क्या लगी होनी चाहिए, H लगी होनी चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा PAPS से। अब देखो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है ना, सोल्वलाइज्ड केटाइन एज वेल एज एनाइन। ये केटाइन को भी सोल्वलाइज करेगा और एनाइन को भी सोल्वलाइज करेगा। जैसे मैंने बोला ये जेड और ये H है, जेड फ्लोरीन हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है। तो इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये तो किसको सोलोलाइज करेगी, केटाइनिक पार्ट को, और ये वाला किसको सोलोलाइज करेगा, एनाइनिक पार्ट को। ये वाला हो गया एनाइनिक पार्ट, एनाइनिक पार्ट, और ये वाला हो गया केटाइनिक पार्ट। तो दोनों को सोलोलाइज करते हैं। अब इसमें बात करें तो देखो ये वाला स्केलेटन, ये वाला स्केलेटन, ये वाला स्केलेटन, ये वाला स्केलेटन, और बाकी इधर बल्कनेस लगी हुई है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का कंसेप्ट क्लियर कि किसको सोलोलाइज करते हैं, केटाइन और एनाइन दोनों को सोलोलाइज करते हैं। अब जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है ना, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है ना, वो केटाइन का सोलोलाइज करता है एनाइन, या तो सोलोलाइज करेगा नहीं एनाइन का, या एनाइन का करेगा तो भी
बहुत कम सोलवलाइज करेगा। अब देखना इधर, समझना, ठीक है। ये एग्जांपल उतार लें आप और ये लाइन उतार लें, उसके बाद में एक नए सीरीज से स्टार्ट करता हूं, कहानी मिटाऊं। चलो, अब देखना, अब मैंने बात की PAPS की, PAPS पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, सोल्वलाइज्ड केटाइन एनाइन नॉट सोल्वलाइज्ड और वेरी लेस सोल्वलाइज्ड। समझना, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मैंने लिया कीटोन, ये वाला, इस पे नेगेटिव पोल बना हुआ है, इस पे पॉजिटिव पोल बना हुआ है। तो इधर तो ये किसको सोल्वलाइज करेगा, ये नेगेटिव पोल तो किसको सोल्वलाइज करेगा, केटाइन को। तो सोल्वलाइज्ड ये केटाइन, केटाइन को सोल्वलाइज कर देगा। अब बात करता हूं मैं यहां पे, ये वाला पार्ट किसको सोल्वलाइज करे, एनाइन को, ये एनाइन। तो यहां पे इनका क्या लग रहा है, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस एनाइन, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस एनाइन नॉट सोल्वलाइज्ड। ठीक है। अब हो सकता है इस एनाइन को ये वाला, ये क्या हो रहा है, लेस हो रहा है, क्योंकि इनका क्या लग रहा है, रिपल्सन लग रहा है। अब मैं बोल रहा हूं इस नेगेटिव पे जितना ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगा, यहां पे ये भी क्या हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एनाइन, तो मोर रिपल्सन, और मोर रिपल्सन मतलब मोर लेस सोल्वलाइज्ड। मतलब इस पूरे कंसेप्ट का कंसेप्ट ये हुआ कि ये ऑक्सीजन इसको रिपल करेगा, एक ये CH3 का स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा। तो एनाइन या तो सोल्वलाइज हुआ नहीं है, हुआ है तो क्या हुआ है, बहुत कम सोल्वलाइज हुआ है। अब ज्यादा कहां होगा, मैंने कहा मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एनाइन, मोर रिपल्सन एंड लेस सोल्वलाइज्ड। तो मैं बोल दूं साइज ऑफ एनाइन, साइज ऑफ एनाइन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इसका साइज जितना ज्यादा छोटा होगा, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, साइज ऑफ एनाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्वोलाइसिस इन PAPS। मतलब साइज ऑफ एनाइन, जितना साइज इसका छोटा है, या फिर मैं बोल दूं साइज ऑफ एनाइन मतलब क्या हो गया, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है PAPS में सोल्वोलाइज उतना ही कम होगा। सॉरी, सोल्वोलाइसिस साइज ऑफ एनाइन मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, छोड़ी ऐसे नहीं दिखाते हैं इसको, दूसरे वैसे दिखाते हैं, ऐसे नहीं दिखाते हैं। साइज ऑफ एनाइन जितना ज्यादा साइज ऑफ एनाइन होगा, जितना छोटा साइज होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी रहेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एनाइन।
साइज ऑफ एनाइन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एनाइन। जितना ज्यादा साइज होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एनाइन उतनी ही कम हो जाएगी। और साइज ऑफ एनाइन बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये कम हो गई, और साइज ऑफ एनाइन छोटा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हुई तो ज्यादा रिपल्सन होगा, लेस सोलुबलाइज होगा। मतलब मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोलुबलाइसिस इन PAPS। अब सुनना, अब मैं बात करता हूं, पूरा कंक्लूड कर देता हूं इससे, इस लाइन से कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं। इन PPS solubility और सोलुबलाइसिस ऑफ एनाइन, PPS में सोल्युबिलिटी की बात करूं या सोलुबलाइसिस ऑफ एनाइन की बात करूं, ठीक है, तो वो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक है। और इन PAPS सोल्युबिलिटी और सोलुबलाइसिस ऑफ एनाइन इन PPS सोल्युबिलिटी और सोलुबलाइसिस ऑफ एनाइन, सोल्युबिलिटी और सोलुबलाइसिस ऑफ एनाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। समझ में आ गई बात? ये कंक्लूड कर दिया है। एनाइन लिया मैंने, एनाइन की अगर PPS में सोल्युबिलिटी चेक करनी है या PPS में उसका सोलुबलाइसिस चेक करना है, एनाइन का PPS में या PPS में सोल्युबिलिटी चेक करनी है, तो जितना साइज चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, जितना छोटा साइज होगा सोलुबलाइसिस उतना ही ज्यादा होगा। अगर PAPS में करना है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनाइन। जैसे मैंने ये बोला कि सोल्युबिलिटी ऑफ हैलाइड आयन, ठीक है, इन PPS, और दूसरा बोला इन PAPS। PPS और इन PAPS, तो PPS में तो F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस होगा, और PAPS में I माइनस Br माइनस Cl माइनस और F माइनस होगा। क्योंकि साइज बड़ा है तो लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, साइज बड़ा है तो लेस, साइज बड़ा लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो लेस, तो सोलुबलाइसिस इन PAPS मोर, या फिर साइज ऑफ एनाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोलुबलाइसिस इन PAPS, ये वाला। अब यहां पे जितना ज्यादा सोलुबलाइसिस होगा, मोर सोलुबलाइसिस लेस न्यूक्लियोफिलिसिटी, जो जितना ज्यादा सोलुबलाइसिस होगा उतना ही वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। ये समझ में आ गई कंसेप्ट? ये बात समझ में आ जाना चाहिए। ये क्लियर सा है। देखो PPS में तो जैसे PPS वाले की तो बात करते हो तो ये तो क्या हो गया, ये हो गई हाइड्रेशन एनर्जी, क्योंकि वाटर मान के कर लेते हैं, बट इसमें जस्ट अपोजिट हो जाएगा। रीजन बता दिया है। तो जो PAPS है वो केवल केटाइन का सोलुबलाइज करते हैं, एनाइन का या तो करेंगे नहीं, करेंगे तो बहुत लेस करेंगे। और किसका सबसे ज्यादा सोलुबलाइज करेंगे? जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस रिपल्सन होगा, कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस रिपल्सन होगा तो मोर सोलुबलाइज होगा। समझ में आ गई बात? चलो अब मैंने बोला कि अब इसको एक्सप्लेन करते हैं कि PPS में सोल्युबिलिटी की बात करते हैं। अब वो सॉरी,
पीपीएस में फेवर SN1 होती है और पीएपीएस में फेवर SN2 होती है। वो कैसे होती है देखो। सॉल्वेंट इफेक्ट, सॉल्वेंट इफेक्ट पीपीएस फेवर SN1 वाई। क्यों? देखो इधर, मोर पोलर सोल्वलाइज्ड मोर पोलर को सोल्वलाइज करेगा क्या? क्योंकि प्रिंसिपल क्या पढ़ते हैं, लाइक डिजोल्व है लाइक। मोर पोलर सोल्वलाइज्ड मोर सोल्वलाइज्ड मोर स्टेबल। SN1 की बात कर रहा हूं भैया, SN1 की। ये एल्किल हैलाइड लिया, ये R और ये अक्स, ये पॉजिटिव पोल, ये नेगेटिव पोल, ये क्या बनी TS। उसके बाद क्या बनता है कार्बोकेटाइन, और ये वाली क्या है स्लो और RDS। सॉरी, ये वाली स्टेप क्या है स्लो और RDS, ये वाली TS है। SN1 ऐसी होती है। तो रिएक्शन देखो क्या चली है। अब इन दोनों में से देखो, ये वाला मोर पोलर है या ये वाला मोर पोलर है। इस पे चार्ज जनरेट हुआ भी नहीं, यहां चार्ज जनरेट हो चुका है। तो ये वाला क्या है मोर पोलर, और ये वाला क्या हो गया लेस पोलर। अब देखो इधर, मोर पोलर, ये वाला मोर सोल्वलाइज। चलो ठीक है, अब मैं इस रिएक्शन को करवाता हूं। अच्छा, ये लाइक डिजोल्व लाइक, मोर पोलर सोल्वलाइज मोर सोल्वलाइज मोर स्टेबल, लेस पोलर सोल्वलाइज्ड लेस पोलर एंड लेस सोल्वलाइज्ड लेस स्टेबल। क्या बोला कि जो मोर पोलर है, मोर पोलर का मतलब यहां पे अपने पास क्या है पीपीएस। लेस पोलर का मतलब क्या है पीएपीएस। मोर पोलर को सोल्वलाइज करेगा, मोर सोल्वलाइज होगा तो मोर स्टेबल होगा। लेस पोलर को सोल्वलाइज करेगा, लेस सोल्वलाइज होगा तो लेस स्टेबल होगा। अब मैं ये रिएक्शन करवाता हूं इन पीपीएस। तो ये क्या है मोर पोलर, बोलो इसको सोल्वलाइज करेगा या इसको सोल्वलाइज करेगा? टीएस मोर सोल्वलाइज्ड, टीएस मोर स्टेबल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टीएस डिक्रीज। टीएस की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी क्योंकि स्टेबल हो रहा है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज, रिएक्टिविटी इंक्रीज। कैसे? ये वाला तो बनता है आर अक्स, ये आर और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, उसके बाद यहां आर पॉजिटिव। तो ये वाला मैंने क्या बोला था एक्टिवेशन एनर्जी। ये वाली क्या है ट्रांजिशन स्टेट। अगर ये ज्यादा सोल्वलाइज हो रही है तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी तो एक्टिवेशन एनर्जी पाथ क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। मतलब ये रिएक्शन पोलर पोरोटिक सॉल्वेंट में पास्ट होगी। अब अगर मैं करवा के देखता हूं इन पीएपीएस, तो ये सॉल्वेंट क्या है
लेस पोलर, ठीक है। आर अक्स मोर सोलवलाइज्ड, क्योंकि लेस पोलर है तो लेस पोलर को ज्यादा सोलवलाइज करेगा। आर अक्स मोर स्टेबल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आर अक्स डिक्रीज हो जाएगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी और डिक्रीज हो जाएगी, नीचे की तरफ आ जाएगा, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी गैप बढ़ जाएगा। EACT क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए इस रिएक्शन को कहां करवाऊं मैं, कहां पे करवाऊं, पीपीएस में करवाऊं, इसलिए पीपीएस फेवर करता है SN1 को, ठीक है। अब मैं बात करता हूं SN2 की, SN2 की बात करते हैं। तो ये एल्किल हैलाइड, ये न्यूक्लियोफाइल, ये इधर से आएगा, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव, आर पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब इस पे पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल, SN2 करवा रहा हूं, तो ये वाला मोर, अब इस पे नेगेटिव नेगेटिव आ गए, इस पे एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव है, तो ये वाला क्या हुआ, मोर पोलर, और ये वाला क्या हुआ, लेस पोलर। अब मैं बात करता हूं इसकी, देखो इधर, इन पीपीएस TS मोर सोल्वलाइज्ड, सॉरी RX more solvalized, RX more stable, potential energy of RX decrease, एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज, रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज। तो पीपीएस में रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब मैं करवाता हूं इन पीएपीएस, TS मोर सोल्वलाइज्ड, क्योंकि वो ज्यादा पोलर है, मोर स्टेबल, क्या होगी, मोर स्टेबल हो गई, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ TS क्या हो जाएगी, डिक्रीज, एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज, रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इसलिए SN2 PAPS में करवाते हैं और SN1 PPS में करवाते हैं। क्यों करवाते हैं, इसका रीजन समझाया भैया, मैं नहीं भी समझा था तो चल जाता, पर मन नहीं मान रहा था कि बच्चे को फील तो आना चाहिए ना कि क्यों करते हैं ऐसा, वो इसलिए करते हैं बेटा, ये एक्सप्लेन कर दिया मैंने, ठीक है। नाउ हम बात करेंगे नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी की, ठीक है। हमने पीछे पढ़ा भी नहीं था, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल तो पढ़ लिए थे, बट हमने न्यूक्लियोफिलिसिटी नहीं पढ़ी थी, उसके बारे में हम यहां बात करने वाले हैं। समझ में आ गया अब क्यों होती है, तो रीजन पूछ ले तो समझा देना। न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेज बेसिसिटी, इसको देखिए भैया समझे, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। कोई नेगेटिव चार्जेस स्पीसीज है या फिर कोई लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कब करे और ये बेस की तरह बिहेव कब करे। अगर ये किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक कर जाए, ये इलेक्ट्रोफिलिक इस पे अटैक कर गया, ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, तब तो ये एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। और यदि ये H+ को एक्सेप्ट कर ले
तो फिर ये एक्ट एज ए ब्रोंस्टेंट बेस। किसका काम करेगा? ब्रोंस्टेंट बेस का काम करेगा। न्यूक्लियोप्लिसिटी जो है ना, ये वाली इफेक्टेड बाय स्टेरिक हिंड्रेंस, ये स्टेरिक हिंड्रेंस से इफेक्ट होती है। और ये जनरली बेसिसिटी डू नॉट इफेक्टेड बाय स्टेरिक हिंड्रेंस। जनरली ये वाली स्टेरिक हिंड्रेंस से इफेक्टेड नहीं होती है। अब देखो पॉइंट फॉर न्यूक्लियोप्लिसिटी एंड बेसिसिटी। तो बेसिसिटी तो वैसे निकालते हैं जैसे निकालना है, बेसिसिटी का ऑर्डर जैसे निकालते हैं वैसे निकालना है। बेसिसिटी का ऑर्डर तो मतलब क्या है? देखो जनरली conjugated base of conjugated acid more nucleophile than conjugated base of conjugated acid more nucleophile। जैसे मैंने ये लिया ROH RO माइनस, ये वाला न्यूक्लियोफाइल ज्यादा है, NH3 NH2 माइनस ज्यादा है, H2O OH माइनस ज्यादा है। इसके अलावा H2S SH माइनस और S माइनस 2, ये किसका ऑर्डर हो गया? न्यूक्लियोफिलिसिटी का। ऐसी अगर मैं बात करूं RO माइनस ROH, ये वाला ज्यादा हो गया, ये O माइनस और ये OH, ये वाला ज्यादा हो गया, O माइनस और ये OH, ये वाला ज्यादा हो गया। जनरली नेगेटिव चार्जेस स्पीसीज आर मोर न्यूक्लियोफाइल देन न्यूट्रल स्पीसीज। समझ में आ गई बात? अब देखो हाउ टू चेक बेसिसिटी ऑर्डर। बेसिसिटी ऑर्डर स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस वीक होता है, इसी कंसेप्ट से चेक करनी है। बेसिसिटी ऑर्डर तो इसी कंसेप्ट से चेक करनी है कि स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस वीक होता है, इसी कंसेप्ट से चेक करनी है। ये कंसेप्ट तो पढ़ के आए हैं अपन ने, इसी कंसेप्ट, तो इसमें तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मैं बात करूंगा केवल किसकी? मैं न्यूक्लियोप्लिसिटी की बात करूं तो न्यूक्लियोप्लिसिटी का पहले मैंने बोल दिया, ये बेसिसिटी ऑर्डर भी यहां यही रहेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस वीक है, इसका एसिड बनाओगे ROH बनेगा, इसका ROH2 प्लस बनेगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, इसका कॉन्जुगेटेड बेस ये हो गया। न्यूक्लियोप्लिसिटी और बेसिसिटी ऑर्डर यहां तो सेम आए हैं, यहां भी ये न्यूक्लियोप्लिसिटी और बेसिसिटी ऑर्डर सेम चल रहे हैं। अब आगे बात करते हैं। सेकेंड इफेक्ट देखें, सेकेंड पॉइंट, एज वेल एज एट एल्फा कार्बन, एज वेल एज एट एल्फा कार्बन स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज, स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। जैसे मैंने लिया ये वाला OH OH और ये OH, एल्फा
एल्फा एल्फा, एक कार्बन, दो कार्बन, एक का स्टेरिक हिंड्रेंस है, यहां दो का स्टेरिक हिंड्रेंस है, यहां तीन का स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो इधर से इधर जा रहा हूं, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ऐसे अगर मैं बात करूं, ये O माइनस, ये O माइनस और ये O माइनस, इधर से इधर जाऊंगा तो वही एल्फा एल्फा एल्फा, इधर भी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा है। अब देखो, इधर से इधर जाऊंगा, बेसिसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यहां भी बेसिसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्योंकि बेसिसिटी कैसे देखते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कॉन्जुगेटेड बेस, ये कैसे देखते हैं, इसका क्या बनेगा, OH, इधर OH और इधर OH, ये 3 डिग्री एल्कोहल है, ये 2 डिग्री एल्कोहल है, ये 1 डिग्री एल्कोहल है, इधर से इधर जाऊंगा तो एसिडिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो ये वाला क्या हो गया, वीकेस्ट बेस। ये तो वैसे ही चेक करना है, न्यूक्लियोफिलिसिटी को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो ये वाला है ना, ये वाला, इसको दिखाते हैं TbUO माइनस से, स्ट्रॉन्ग बेस बट वीक न्यूक्लियोफाइल, और वीक क्या है, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो रही है। ऐसे और बात करता हूं, बस न्यूक्लियोफिलिसिटी खत्म हो जाए, फिर क्वेश्चन लगाना बहुत इजी सा काम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लगा दोगे। नेक्स्ट देखें, जैसे मैंने लिया ये वाला, एल्फा 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 एल्फा, एक ग्रुप, दो ग्रुप, इधर से इधर जाऊंगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ऐसे और ले लेता हूं मैं, ये N, ये वाला N, क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। N और ये वाला N, have inversion, do not have inversion, easily not available, easily not available, easily available। न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर भी यही है और बेसिसिटी का ऑर्डर भी यही है, सेम ऑर्डर ऑब्टेन। चलो ये हो गया, ये पहले अल्फा कार्बन पे मैंने बताया। अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग, और ये क्या हो गया, वीक, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, बट यहां पे देखो एल्फा पे ये ग्रुप लगा हुआ है, इस पे नहीं लगा हुआ, तो स्ट्रॉन्ग हो गया और ये वीक हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं अलोंग द पीरियड
if adjacent atom have lone pair, then न्यूक्लियोप्लिसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। कैसे? एक तो लिया मैंने NH2 और एक लिया मैंने NH3, तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। एक लिया मैंने H2O और एक लिया मैंने OH, तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। एक तो लिया मैंने NH3, एक लिया मैंने NH2OH, तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। If adjacent atom have vacant orbital, then nucleoplicity decrease। जैसे मैंने लिया ये वाला NH2BHH, NH2NH2, तो इसके लोन पर इसके साथ क्या हो रहे हैं, ये क्या है इसके पास वेकेंट पी, तो ये तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, रेजो में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इनमें से इसको फर्स्ट, इसको सेकंड ज्यादा बेस न्यूक्लियोफाइल है फर्स्ट से। न्यूक्लियोप्लिसिटी समझ में आ रही है बात? आता है क्वेश्चन न्यूक्लियोप्लिसिटी का, इसलिए मैं बता रहा हूं। चलो अब और बात करते हैं। ठीक है, अब और बात करते हैं। अगला पॉइंट, इन पीरियड nucleoplicity and basicity along period nucleoplicity and basicity have same order, मतलब move parallel। along period nucleoplicity and basicity have same order, move parallel move करेगी। along group nucleoplicity and basicity have opposite order, along group nucleoplicity and basicity have opposite order, या फिर move एंटी पैरेलल परपेंडिकुलर। ठीक है, समझ में आ गई बात? देखो इधर, ये दोनों फैक्ट मैंने बताए। ठीक है, अब अलोंग पीरियड न्यूक्लियोप्लिसिटी एंड बेसिसिटी हैव सेम ऑर्डर एंड मूव पैरेलल। अलोंग ग्रुप न्यूक्लियोप्लिसिटी एंड बेसिसिटी हैव अपोजिट ऑर्डर और मूव एंटी पैरेलल। या फिर मैं बोल दूं, इफ सेम डोनर एटम then nucleoplicity and basicity have same order। जैसे मैंने लिया ये वाला O माइनस CH3CO माइनस PHO माइनस OH माइनस, और पूछा इनका न्यूक्लियोप्लिसिटी ऑर्डर। तो देखो, इसका एल्कोहल बनेगा क्या, इसका CH3COH बनेगा क्या, इसका PHOH बनेगा क्या, इसका H2O बनेगा क्या। एसिडिटी ऑर्डर
1 नंबर किसको मिलेगा? 2 नंबर फिनोल को, 3 नंबर एथेनॉल को और 4 नंबर वाटर को। ये एसिडिटी ऑर्डर है। बेसिसिटी ऑर्डर क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस वीक होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड ये है तो इसका वीक बेस ये रहेगा, और जो ऑर्डर बेसिसिटी का आएगा वही ऑर्डर किसका रहेगा? न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर रहेगा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर, या फिर मैं क्या बोल दूं, बेसिसिटी ऑर्डर। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और बेस कौन है? जो वीक एसिड है, जो सबसे वीक एसिड है। मेरी बात समझ में आ रही है? जो सबसे वीक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रहेगा। इसको हटा देते हैं, चलो एक बार, वो गड़बड़ करता है थोड़ा सा। तो यहां पे 1 2 3 हो गया। चलो अब देखो, अब इसमें ऑर्डर लगाऊं तो बेसिसिटी ऑर्डर क्या रहेगा? 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। मतलब ये वाला ऑर्डर रहेगा ओ, और ये वाला ऑर्डर रहेगा। समझ में आ गई बात? डोनर एटम सेम ही है, सेम डोनर पे यही ध्यान रखना है। अब एक चीज का ध्यान और रखें कि एक तो ये वाला O माइनस OH माइनस, ये वाला O माइनस OH माइनस, ये दोनों ही न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर है। क्योंकि इनका प्लस आई लग रहा है इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। इनका प्लस आई लग रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन गया। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी जल्दी अटैक करेगा। इसका अलग से ध्यान रखना है ये वाला, इसलिए उसको यहां नहीं करवाया। आगे बात समझ में? अब अलोंग ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी है अपोजिट ऑर्डर। जैसे मैंने बोला, क्या बोला, एफ माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, इसका एसिड क्या बना? HF, HCl, HBr और HI। टॉप टू बॉटम एसिडिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? इंक्रीज। इनका बेसिसिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। बट बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी है अपोजिट ऑर्डर। जो बेसिसिटी का ऑर्डर आया उसका जस्ट अपोजिट किसका ऑर्डर होगा? न्यूक्लियोफिलिसिटी का। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? इंक्रीज। आ गया? अब हम इसमें और कंसेप्ट लगाएंगे और इस कहानी को खत्म करेंगे। अब 2 लाइन लिखाऊंगा, उनसे क्वेश्चन आपके सोल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे और फिर उसके बाद में खत्म करूंगा। ठीक है, देखें। ठीक है, अब मैं इसको खत्म करूंगा। देखो, कंक्लूजन निकालते हैं इन चीजों का कि क्या हमने पढ़ा है। देखो, इन पीपीएस जो बड़ा है वो बेटर न्यूक्लियोफाइल है। इन पीपीएस जो बड़ा है वो बेटर न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि अगर साइज बड़ा है तो लेस सोलवलाइज होगा। मोर साइज लेस सोलवलाइज्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। इन पीएपीएस, पीपीएस का अपोजिट
ऑर्डर होगा, पीपीएस का अपोजिट ऑर्डर होगा। क्यों? जैसे यहां पे मैंने बोला न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पीपीएस आई माइनस बी आर माइनस सी एल माइनस एफ माइनस, जो बड़ा है वो बेटा न्यूक्लियोफाइल होगा। आ गया आंसर। पीपीएस का अपोजिट ऑर्डर होगा पीपीएस एफ माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस आई माइनस, ये वाला ऑर्डर आएगा। क्यों? क्योंकि लेस साइज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस सोल्वलाइज्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। किसमें? पीएपीएस में। जैसे एफ माइनस मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये कम से कम सोल्वलाइज होगा तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, उसका जस्ट अपोजिट होगा। अब ऐसे ही क्वेश्चन हमें लगाने हैं, बस इसी से करेंगे। जो बड़ा है वो बेटर न्यूक्लियोफाइल है। जैसे मैंने लिया CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस F माइनस, 1 2 3 4। इन पीपीएस जो बड़ा है वो बेटर है। लेफ्ट टू राइट साइज क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो CH इसमें तो आएगा 1 2 3 और 4। इन पीएपीएस 4 3 2 1, ये ऑर्डर आएगा। ऐसे मैंने बोलो H2O H2SS H2TE। इन पीपीएस इन पीएपीएस, पीपीएस में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 3 नंबर 2 नंबर 1 नंबर, पीएपीएस में 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर। ऐसे में लू OH माइनस SH माइनस SEH माइनस इन पीपीएस इन पीएपीएस। ठीक है, तो यहां तो हो जाएगा 3 2 1, इसको 3 इसको 2 इसको 1, और इसमें हो जाएगा 1 2 3। जो बड़ा है वो बेटर न्यूक्लियोफाइल है। जो, और जब कुछ नहीं लिखा हुआ ना तो सोल्वेंट क्या मानोगे? वोटर 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 वोटर। कुछ नहीं लिखा हुआ तो सोल्वेंट क्या मानेंगे? वोटर मानेंगे। ऐसे अगर मैंने बात की CH3O माइनस और CH3S माइनस, जो बड़ा है वो बेटर न्यूक्लियोफाइल है। पीपीएस और पीएपीएस में क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। बोलो कहीं प्रॉब्लम आ रही है क्या? कुछ भी तो नहीं है यार। कार्बन मच स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल देन NH2OH F माइनस। क्लियर? समझ में आ गई बात? और बात करते हैं। देखो ये लिया मैंने OH और SH, और ये लिया CH3COCl। बोलो 1 इक्विवेलेंट लिया है, इधर से अटैक होगा या इधर से अटैक होगा? स्ट्रॉन्ग, इधर से अटैक होगा। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट। मैंने लिया ये OH और ये OH और ये CH3COCl, 1 इक्विवेलेंट। रेजोनेंस ये ऐसे पड़ा है, इधर से होगा तो ये बना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ओके, ये लिया OH NH2 A और B, कौन स्ट्रॉन्ग होगा? जो बड़ा है वो बेटर है, नाइट्रोजन लार्ज साइज। इन पीपीएस में बात कर रहा हूं, इन पीपीएस में बात हो रही है सारी, तो कहां से अटैक होगा? BA। अब अगर मैं लू ये वाला NH2, ये NH2, रेजो इजीली अवेलेबल नहीं रहेगा। A B, A इज ग्रेटर देन B। ऐसे अगर मैंने लिया ये वाला
रेजो ए बी, बी इज ग्रेटर देन ए। रेजो वाला तो कम ही रहेगा हमेशा। ऐसे अगर मैंने लिया ये वाला O माइनस सी ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस, ये वाला क्या हो गया स्ट्रॉन्ग, और ये वाला कौन सा हो गया वीक। ऐसे ले लिया मैंने ये वाला नेगेटिव एन और ये नेगेटिव, ये इधर से क्या हुआ स्ट्रॉन्ग और ये क्या हुआ वीक। समझ में आ रही है बात। ऐसे लूं मैं ये वाला NH2OH, इसको A इसको B, A इज ग्रेटर देन B। ऐसे लिया मैंने NH2CONH और NH2, रेजो रेजो ये दोनों किस में है रेजो में, तो यहां A यहां B, A इज ग्रेटर देन B। ऐसे अगर मैं लूं ये वाला, कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये ऐसे पता लगाते हैं कौन न्यूक्लियोफाइल है कौन नहीं है। CH2 माइनस COH, CH2 डबल बॉन्ड O माइनस H, A B, A इज ग्रेटर देन B। ये इनोलेट आयन है, कहां से अटैक करता है कार्बन से, एल्डोल। एल्डोल पढ़ते हो, कार्बन से अटैक करवाते हो। जो बड़ा है वो बेटर है इन पीपीएस, जो बड़ा है वो बेटर है इन पीपीएस। यदि नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर रेजो में इन्वॉल्व हो रहे हैं, रेजो में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो रेजो में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो लेस न्यूक्लियोफाइल होंगे। अब जैसे मैंने ये लिया तो इन पीपीएस ये वाला अटैक करेगा, और इन पीएपीएस ये वाला अटैक करेगा। पीपीएस में जो बड़ा है वो बेटर न्यूक्लियोफाइल है, ये समझ में आ गई बात, क्लियर। न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत सारे क्वेश्चन लगेंगे इससे, देखना तुम आगे जब इसको पढ़ाने के बाद इसके क्वेश्चन लगाऊंगा ना तो तुम लगोगे यार ये तो बहुत इजी कंसेप्ट है। न्यूक्लियोफिलिसिटी पे अटक रही थी कृपा, सारी कृपा न्यूक्लियोफिलिसिटी पे अटक रही थी, वरना क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं। चलो अब एक ओवरऑल ऑर्डर जो पीपीएस में ऑब्जर्व होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं और चैप्टर को क्लोज करते हैं, आज के लेक्चर को क्लोज करते हैं। मिटाऊं R माइनस I माइनस BR माइनस SH माइनस CN माइनस SCH माइनस PH3, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, इनको हम क्या मानते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, इनको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मानते हैं, ठीक है। OH माइनस N3 माइनस, या फिर इसी में लिख देता हूं OH माइनस और ये N3 माइनस, इसको स्ट्रॉन्ग कंसिडर करते हैं। इसके अलावा जैसे CH3CO माइनस Cl माइनस F माइनस H2O, ठीक है, इनको क्या मानते हैं वीक न्यूक्लियोफाइल मानते हैं। NH3 OH माइनस N3 माइनस, NH3 है OH माइनस है N3 माइनस है, मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल। तो ये वाले और ये वाले
फेवर SN2 RO माइनस, और इसमें H2 आ गया, HCOH आ गया, CH3COH आ गया, ROH आ गया। तो ये वाले फेवर करते हैं SN2 को, और ये वाले जो है ना, ये वाले ये फेवर SN1 को, ये SN1 को क्या करते हैं, फेवर करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा इसको भी है ना अपन ऐसे ले आते हैं, इधर ले आते हैं, CH3CO माइनस को यहीं लिख देते हैं, ये लो। अब एक ओवरऑल ऑर्डर में लिखाता हूं, उसके बाद खत्म चैप्टर। न्यूक्लियोफिलिसिटी order in PPS, SH minus, CN minus, I minus, OH minus, BR OH माइनस के बाद N3 माइनस, BR माइनस, BR माइनस, ठीक है। उसके बाद एसीटेट, उसके बाद Cl माइनस, F माइनस और H2O माइनस। ये यहां तक क्या माने जाते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, फेवर SN2। ये सब फेवर SN2 को फेवर करते हैं। ये एक पूछ सकता है, डायरेक्ट ऑर्डर पूछ सकता है, क्वेश्चन सोल्व हो भी जाए ना भी हो, ये वाला है। तो ये कुछ आइडिया हमने लगाया। अब हम इसके लगाएंगे एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 4 लेक्चर हो चुके हैं, चारों में मैंने कंसेप्ट आपका बिल्ड कर दिया है। अब एल्कोहल, फिनोल, ईथर, ये सब जितनी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, वो फटाफटक लगा दोगे। स्टीरियो बता दी है, कंसेप्ट सारा समझा दिया है, और एग्जाम्पल करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ओके, ध्यान रखना इसका, न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से पता लगेगा। बच्चा कंफ्यूज ही होता रहता है, उसको पता नहीं रहता न्यूक्लियोफिलिसिटी है क्या। 3 लाइनों में खत्म नहीं होती है न्यूक्लियोफिलिसिटी। ये पूरा कंसेप्ट बताने के बाद आप वेल डिफाइन कर पाओगे कि यहाँ मुझे E1 करानी है, E2 करवानी है, SN1 करवानी है, SN2 करवानी है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, थैंक यू।